हेलो एवरीवन, मैं अभय मिश्रा आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसडीएम क्लासेस में। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको पढ़ाया था प्रकाश का अपवर्तन तथा अपवर्तन के नियम। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। बच्चों, आज का टॉपिक है कांच की आयताकार स्लेब द्वारा अपवर्तन पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कांच की आयताकार स्लेब द्वारा अपवर्तन। कांच की आयताकार स्लेब द्वारा अपवर्तन रिफ्रैक्शन थ्रू a rectangular glass slab। रिफ्रैक्शन थ्रू a rectangular glass slab हम पढ़ने वाले हैं। बच्चों, इसमें एक कांच का गुटका होता है, कांच की स्लेब होती है, एक आयताकार स्लेब होती है। देखिए कैसे होती है, इसको देख लेते हैं जरा। हम एक कांच की आयताकार स्लेब बना लेते हैं। कांच की एक आयताकार हमने क्या किया, एक स्लेब बना ली। मैंने कांच की आयताकार स्लेब बना ली और मैंने इसको दे दिया PQRS। PQRS कांच की एक आयताकार स्लेब है, एक गुटका बोलते हैं इसको कांच का। ये क्या है, कांच का गुटका है, इसको हम ऐसे कर देते हैं। एक कांच का मैंने क्या किया, एक गुटका बना लिया। ठीक है बच्चों, अब इसमें होता क्या है, प्रकाश की एक किरण आयताकार स्लेब की पट्टिका PQ पर आपतित होती है। किस प्रकार से होती है? पट्टिका PQ पर आपतित होती है। प्रकाश की एक किरण कांच की स्लेब की पट्टिका PQ पर आपतित होती है, PQ पर आपतित होती है। ये अवलंब डाल देते हैं, यहां से मैंने किया एक अवलंब, इस पे डाल दिया, एक अवलंब डाल दिया। कांच की स्लेब की पट्टिका PQ पर एक प्रकाश की किरण आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात जैसे ही वायु से इधर माध्यम, यहाँ पे कौन सा माध्यम है, जो इधर वायु है, एक विरल माध्यम है, और यहाँ पे है कांच। यहाँ पे क्या है, कांच है, ये सघन माध्यम है। जैसे ही प्रकाश की किरण वायु से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और अवलंब की ओर झुक जाती है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी तो अवलंब की ओर झुक जाती है, अवलंब की ओर झुक जाती है। चलिए कैसे झुकेगी, इसको देखें। अवलंब की ओर झुक जाती है, अवलंब की ओर झुक जाती है, इस प्रकार से।
ये देखिए अवलंब की ओर झुक गई। यहां पर आपतन कोण मान लेते हैं I1, यहां पर क्या मान लेते हैं, आपतन कोण मान लिया मैंने, कितना है I1 मान लिया। और ये है आपका अपवर्तन कोण, इसको R1 मान लिया मैंने। और जैसे ही स्लेब की दूसरी पट्टिका है SR, इस पर यह किरण आपतित होती है, इस पर यह किरण जैसे ही आपतित होती है, जैसे ही आपतित होती है, देखिए अब ये कांच से कहां आ जा रही है, फिर से वायु में आ रही है। ये कांच से कहां आ रही है, फिर से कहां पे आ रही है, वायु में आ रही है। और जैसे ही कांच से वायु में प्रवेश करती है तो जो निर्गत किरण होती है वो अवलंब से दूर हट जाती है। देखो इस प्रकार से अवलंब से दूर हट जाएगी, अवलंब से दूर हट जाती है। अवलंब से दूर हट जाती है इस प्रकार से, अवलंब से दूर हट जाती है बच्चों। इसको हम इंडिकेट कर देते हैं। ये जो वाला कोण है इसको अपन मान लेते हैं I1 R1, इसको अपन मान लेंगे I2 मान लेंगे, और इसको मान लेंगे R2, इसको क्या मान लेंगे R2 मान लेंगे। ये दरअसल निर्गत कोण है, इसको ए भी मान सकते हैं हम। इसको निर्गत कोण को इंग्लिश में इमर्जेंट एंगल कहते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। फिर से देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण वायु से और सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अवलंब की ओर झुक जाती है, और यही प्रकाश की किरण जब दूसरे पृष्ठ पर टकराती है और जैसे ही कांच से वायु में जाती है तो अवलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए ये प्रकाश की जो किरण, जो आपतित प्रकाश की किरण है, अगर इसका अपवर्तन ना होता तो निश्चित रूप से ये सीधी निकल जाती। ये निश्चित रूप से कैसे निकल जाती बच्चों, ये सीधी निकल जाती। अगर इसका अपवर्तन ना होता तो यह कैसे निकल जाती बच्चों, यह सीधी निकल जाती, इस प्रकार से निकल जाती, इस प्रकार से ये निकल जाती है। देखिए अगर इसका अपवर्तन ना होता तो यह आपतित किरण सीधी निकल जाती है। अब देखिए जब ये कांच में प्रवेश करी थी आपतित किरण तो इसका कुछ विस्थापन हुआ था। देखिए यहाँ पे क्या, ये विस्थापित हो गई थी, अपने मार्ग से विचलित हो गई थी। और ये दोनों ही किरणें, आपतित किरण और निर्गत किरण की जो दिशाएं होती हैं वो कैसे होती हैं बच्चों, समांतर हो जाती हैं। देखिए दोनों की दिशाएं कैसी हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। ये देखिए दोनों की दिशाएं कैसी हो जाती हैं, समांतर हो जाती है। यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल रेल की पटरियों की तरह यूं जाएंगी समांतर दिशा में, यूं। इन दोनों के बीच की दूरी कैसी रहेगी, बराबर रहेगी। जी हाँ, यदि हम अब इसको ले लेते हैं, पहले इसके पॉइंट ले लेते हैं थोड़े से। ये आपतित प्रकाश की किरण, इसको हम A-B मान लेते हैं, इसको B-C मान लेते हैं, इसको C-D मान लेते हैं निर्गत को। ठीक है बच्चों, आपतित प्रकाश की किरण AB गुटके के पृष्ठ PQ पर आपतित होती है, अपवर्तन के पश्चात अवलंब की ओर झुक जाती है। किरण VC गुटके के SR पट्टिका पर आपतित होती है और निर्गत किरण CD के रूप में बाहर निकलती है, अवलंब से दूर हट जाती है। यदि हम इस आपतित किरण को सीधा, इस आपतित किरण को ऐसा मान लेते हैं कि वो सीधी जा रही है, तब इस निर्गत किरण और
आपतित किरण की जो दिशा है वो कैसी होती है, समांतर होती है। यदि बिंदु सी से इस आपतित किरण पर एक लंब डाला जाए, इस आपतित किरण पर एक लंब डाला जाए सीई, तो बच्चों इसी को कहते हैं विस्थापन, इसको कहते हैं पार्श्व विस्थापन। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। सीई क्या है, जो लंबवत दूरी होती है, इन दोनों समांतर किरणों के बीच की जो लंबवत दूरी होती है, इसी को कहते हैं पार्श्व विस्थापन। यही हमको इसमें लिखना है। चलो बच्चों लिखते हैं इसके बारे में। लिखेंगे एक प्रकाश की किरण, एक प्रकाश की किरण ए बी कांच के आयताकार स्लेब, कांच के आयताकार स्लेब की पट्टिका, स्लेब की पट्टिका लिख दीजिए या पृष्ठ लिख दीजिए, एक ही बात है। पट्टिका PQ पर टकराती है और अपवर्तन के पश्चात अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुककर अवलंब की ओर झुककर VC दिशा में चली जाती है। BC दिशा में जाती है। BC दिशा में जाती है मेरे प्यारे बच्चों। BC दिशा में जाएगी तो ये BC जो प्रकाश की किरण है, ये आयताकार स्लेब की पट्टिका SR पर टकराएगी, जाती है। BC प्रकाश की किरण आयताकार स्लेब की पट्टिका SR पर आपतित होती है। बच्चे यहाँ पे टकराने के स्थान पर हम आपतित लिख देते हैं। PQ पर आपतित होती है, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात CD दिशा में, अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हटकर CD दिशा में निर्गत हो जाती है। CD दिशा में निर्गत हो जाती है बच्चों ये। तो CD एक निर्गत प्रकाश की किरण है, AB एक आपतित प्रकाश की किरण है। यदि हम ऐसा मान लें कि AB जो आपतित प्रकाश की किरण है, यदि यह सीधी चली जाती तो निर्गत प्रकाश की किरण और आपतित प्रकाश की किरण दोनों की दिशाएं कैसी होती, समांतर होती। समझ में आया? जी हाँ, दोनों की कैसी होती है बच्चों, समांतर होती। नेक्स्ट देखें,
देखिए, इससे स्पष्ट है कि आपतित किरण तथा निर्गत किरण की दिशाएं परस्पर समांतर हैं। कांच के आयताकार स्लेब के विपरीत पृष्ठों पर प्रकाश किरणों का जो विचलन होता है वो कैसा होता है? समान परिमाण में समान होता है बच्चों। कैसा होता है? परिमाण में समान, परिमाण में समान तथा विपरीत दिशाओं में होता है। देखो कैसे? विपरीत दिशाओं में होता है। देखिए, जो आयताकार स्लेब की जो पृष्ठ हैं, विपरीत पृष्ठ हैं, एक PQ और SR। अगर आप देखें, जब यहाँ से ये आपतित होती है तो जो कोण I1 होता है, ये कोण जो निर्गत कोण होता है R2, इसके बराबर होता है। ये परिमाण में दोनों कैसे होते हैं? दोनों पृष्ठों की जो आपतित जो प्रकाश की किरणें होती हैं, ये परिमाण में समान होती है और दिशाओं में विपरीत होती है, क्योंकि ये देखो अवलंब की ओर झुक जाती है और जब यहाँ पे आती है तो अवलंब से दूर हट जाती है। दोनों की दिशाएं कैसी होती हैं? असमान होती, विपरीत होती हैं। समझ में आ गया होगा? ठीक है बच्चों, देखें, विपरीत दिशाओं में होता है। कांच के आयताकार स्लेब पर आपतित प्रकाश किरण तथा निर्गत प्रकाश किरण के बीच लंबवत दूरी जो CE क्या कहलाती है? पार्श्व विस्थापन कहलाती है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। यही हमको बताना था कि पार्श्व विस्थापन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। पार्श्व विस्थापन किस प्रकार से होता है? जो आपतित प्रकाश की किरण है और निर्गत प्रकाश की किरण के बीच की जो लंबवत दूरी है, इसको पार्श्व विस्थापन कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहाँ पर अवलंब इसको N और N डैश ले लेते हैं, इसको अवलंब M और M डैश ले लेते हैं। बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अपवर्तनांक। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक इसको कहते हैं इसको कहते हैं बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इंग्लिश में कहते हैं इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं अपवर्तनांक को। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। जब प्रकाश का अपवर्तन वायु या निर्वात से अन्य माध्यम में होता है, अन्य माध्यम में होता है, तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात अपवर्तनांक या सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। जी हाँ बच्चों, इसी को अपवर्तनांक कहते हैं, इसी को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, इसी को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। बोलो बच्चों, समझ में आया? बिल्कुल आ गया। अब मान लीजिए आपसे वो पूछें, माफ कीजिएगा, इसको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं।
निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अगर मान लीजिए आपसे वो सापेक्ष अपवर्तनांक पूछे तो आप लिख देना, जब वायु या निर्वात के स्थान पर कोई अन्य माध्यम लिया जाए, वायु या निर्वात के स्थान पर कोई अन्य माध्यम लिया जाए तो वो सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। बच्चों, आशा करता हूं आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसको लिख लेते हैं। अगर मान लीजिए हम वायु से जा रहे हैं AN और मैं वाटर में चला जाऊं, एयर से कहाँ जा रहा हूँ, जल में जा रहा हूँ, तो इसको एयर टू वाटर ANW लिख सकते हैं, साइन I अपॉन साइन R। बिल्कुल जैसा कि मैंने अपवर्तन के नियम पढ़े थे, जो स्नेल का नियम पढ़ा था मैंने, कि किन्हीं दो माध्यम में आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। अपवर्तन का दूसरा नियम पढ़ा था, उसी को स्नेल का नियम कहते हैं। सारी चीज़ें हैं तो एक ही चीज़ है ना, कोई अंतर नहीं है। बच्चों, आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी के साथ मैं विदा लेता हूं और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी, वो होगी लेंस से संबंधित। लेंस से संबंधित हम परिभाषाएं पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय मां शारदे।